10,000 बंदों को लगभग अब तक हम ब्लड दिलवा भी चुके हैं। पैसे का दान भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा दान है रक्तदान, महादान। 18 से 65 साल तक की उम्र में ब्लड डोनेशन हो सकता है। सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सभी मज़े में होंगे। और जैसे कि आज फिर से एक नए ब्लॉग हमारा बहुत ही सेक्सी सा होने वाला है, क्योंकि आज सबसे पहले जो हम जाने वाले हैं वो जाएंगे ब्लड डोनेशन के लिए। आज ब्लड डोनेट करना है भाई। मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया तो मम्मी तो सुन के हिल की, कह रही हैं ब्लड डोनेट करना तुझे आज? मतलब शरीर तो देख ले, अभी तो तेरा नॉर्मल से इतनी लीन फिजिक हो रखी है, ब्लड है ही कहाँ तेरी बॉडी में जो तू जाके डोनेट करेगा। लेकिन भाई जान तो है ना, डेली 3-3 4-4 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जान तो है ही है। बात तो सही है। सबसे पहले ब्लड डोनेशन का मेरे पास आइडिया कहाँ से आया था और मैंने शुरू कैसे किया था करना, वो पापा से किया था। कि पापा करते थे पहले, और पापा से भी पहले मेरे एक चाचा करते थे। अब तो वो एक्सपायर हो गए, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उनसे शुरू हुआ था सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही इस चीज़ में लगे हुए थे। और फिर पापा ने स्टार्ट किया था। पापा रेगुलर करते थे। जैसे जेंट्स को कहते हैं ना कि 3-3 4-4 महीने में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि एक जेंट्स के लिए इतना ही होता है कि 3 महीने में एक बार करा सकते हो, और लेडीज़ के लिए शायद होता है कि 6 महीने के आसपास करा सकते हो एक बार, या फिर 4 महीने होता है। उसके हिसाब से पापा पहले रेगुलर कराते थे 3-3 महीने में, तो मेरे को वहाँ से आदत पड़ गई थी। मैं भी हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करवा दिया करता था। वहीं से शुरू किया था। सहारनपुर में था एक बहुत बढ़िया जगह थी, रोटरी क्लब, वहाँ पर करवाया करते थे सबसे पहले। फिर उसके बाद हल्के हल्के जैसे मैं देहरादून गया, देहरादून में फिर कॉलेज में कैंप्स लगने शुरू हुए, कैंप में वहाँ पे करवाना शुरू किया। फिर उसके बाद वहाँ पर एक वो पड़ता है गोल्ड जिम के पास, देहरादून में ही एक वो हॉस्पिटल है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन चलता है। तो मेरा वहाँ पर रेगुलर रहता था कि 3-4-5 महीने में एक बार करवाना ही करवाना है। अभी भी जो लास्ट करवा के आया था वो वहीं पर ही करवा के आया था। मैं 4 महीने पहले करवाया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए इतने टाइम से ब्लड डोनेट हुआ नहीं था। तो आज सोचा कि आज वहाँ पर चलते हैं, और यहीं सहारनपुर वाले में आज करवाता हूँ। बड़ा अस्पताल है यहाँ पर। वैसे तो कोई से भी हॉस्पिटल में आप करवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता कि ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार यहीं करवाना है आपको या वहीं पर करवाना है ज़रूरी स्पेसिफिकली। तो कहीं पे भी करवा सकते हो आप, आपको डिपेंड करता है, लेकिन करवाया जरूर करो, क्योंकि एक तो ब्लड प्योरीफाई रहता है और किसी ना किसी की बंदे की हेल्प जरूर हो जाती है। हो सकता है आपकी ब्लड की वजह से किसी एक बंदे की जान बच जाए, तो बहुत ज़रूरी है भाई। आपकी खुद की बॉडी भी अच्छी रहती है और एक छोटा सा भलाई भी हो जाती है किसी के लिए। तो इसीलिए भाई मैं तो रेगुलर करवाता रहता हूँ, आप भी ज़रूर करवाया करो। ब्लड डोनेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और आज कंवलजीत भैया से मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे घर में इतने सबको जो शुरू करवाने वाले हैं वो वही वाले भैया हैं। उन्होंने ही सबको लगवाया था, और वो बहुत ज़्यादा इन कैंप्स वगैरह में ब्लड से रिलेटेड या जैसे सोशल सर्विस टाइप चीज़ें होती है ना, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं वो भैया। तो उन्हीं को मैंने फ़ोन करा सीधा कि भैया ब्लड डोनेट करना है मुझे। पहले तो वैसे मैं सोच रहा था कि देहरादून जाऊँगा तो वहीं करा लूँगा, लेकिन यार यहीं पे ठीक है, जब पास में ही है तो इतनी दूर बेफालतू को जाना क्यों है, यहीं पे करवा लेते हैं। और उसके बाद फिर हम वर्कआउट भी करेंगे। वर्कआउट का क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद वर्कआउट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। मुझे तो कुछ नहीं लगता भाई, मैं तो डायरेक्ट ब्लड डोनेट करने के बाद भी जिम चला जाता हूँ। क्योंकि पहले क्या हुआ था, एक बार तो मेरा ऑपरेशन भी बहुत बड़ा हुआ है। मतलब मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि 2.5 किलो भी मत उठाइए कभी ज़िंदगी में वेट। लेकिन भाई डॉक्टर कौन होता है मेरे को जो चेंज करेगा? वो कौन है कि मेरे को बताएगा कि भाई तू ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता, तो अपने आपको बेटर नहीं बना सकता। शाबाश। कई लोग क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों में डर जाते हैं कि भाई ये नहीं करना हमें, हल्का सा आजकल तो बुखार में डर जाते हैं कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, 6 दिन के लिए तबीयत ख़राब हो गई। और इतनी बड़ी इंजरी के बाद भी, उसके बाद भी मैं इतना हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ, तो भाई तुम भी कर सकते हो। और ऐसे ही एक राहुल भैया भी थे मेरे जिम में, वहाँ देहरादून में थे वो। उनकी तो फिजिक बहुत क्लासी है, और उनके तो 3 से 4 बार सर्जरी हो रखी है। उसके बाद भी वो इतना जिम में वेट मारते हैं जितना कोई नॉर्मल बंदा नहीं मार सकता बिना इंजरी के। तो ये चीज़ भाई तुम्हारे लिए इंस्पिरेशन की है कि अगर तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ ठीक है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तब भी उठ के तुम अगर कर सकते हो तो उस चीज़ को करो। बहाने मत दो, सिर्फ काम करो, तो उस चीज़ पे फोकस करो। तो अभी हम फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, पास में ही है, एक्टिवा पे चलते हैं। लेट्स गो। तो पहुँच चुके हैं भाई हम यहाँ पर, बड़े अस्पताल में आया हूँ मैं। यहाँ पर एक ब्लड बैंक है अंदर, तो यहीं पर देंगे। अब भैया से मिलते हैं, अंदर ही हैं भैया, तो फटाफट अंदर चलते हैं। लेट्स गो, चलो। तो भाई अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब सबसे पहले ब्लड डोनेट करेंगे। पहले तो आपको भैया से मिलवा देता हूँ। ये रे भैया हमारे, मतलब भैया से मिले हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, और इन्हीं की बदौलत हमारे घर में ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। जो सोशल सर्विस में भैया बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। तो भैया आप बताओ कि इसमें बहुत ज़्यादा कैसे आ गए थे आप, जैसे सोशल सर्विस बहुत ज़्यादा आगे रहते हो आप। सभी को नमस्कार। मैं कंवलजीत सिंह लुथरा, यूथ फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट व अध्यक्ष,
जैसे कि भाई ने पूछा कि आप सोशल सर्विस में कैसे आगे, जब घर में ही कोई हानि हो जाती है तो आदमी को सोशल एक्टिविटीज़ में आगे आना पड़ जाता है। बात तो सही है। एक हमारी बहन बनाई हुई थी और उसे कैंसर था ब्लड, तो उसको ब्लड लगभग हर महीने में 5-4 यूनिट चढ़ ही जाता था, लगभग 7 साल पहले। उसी की बदौलत हमने एनजीओ से स्टार्ट करी, ब्लड डोनेशन कैंप करे, अवेयरनेस कैंप करे, मेडिकल कैंप करे। तो यही सब कॉज है कि हमने इसी के बिहाफ पे ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट करें। जैसे कि बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो यहाँ पर। अगर कभी सहारनपुर में आपको ब्लड डोनेट करना हो तो भैया का मैं नीचे अकाउंट वगैरह ज़रूर मेंशन करूँगा, या कोई भी चीज़ ऐसी हो, ठीक है भैया। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लड डोनेट कराते हैं, फिर अपना जाएंगे वहाँ पर जिम में। आज तो मम्मी ने मना करके भेजा था कि मत करवाइए, डर नहीं होता। कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा सुई से डर लगता है, होता है ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को सुई से डर पता नहीं क्यों लगता है। अपने को तो आदत है बॉडी बिल्डिंग के टाइम से, पहले इतने इंजेक्शन मारे हैं शरीर के अंदर, तो आदत पड़ गई। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me. तो भाई ब्लड डोनेट हमारा हो गया अभी, और भैया ने फ्रूटी भी पिला दी। जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर मैं नहीं पीता मीठा वगैरह, लेकिन भैया ने कहा कि थोड़ी सी एनर्जी वगैरह चाहिए होगी तो उसमें वहाँ पर पी लिया। अभी हम ये करा चुके हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है हर्षिता ने मुझे घर जाके बोलना है कि आज फिर थोड़ा सा पतला लग रहा है, क्योंकि बाल कटा के जाता हूँ तो बोलती है बच्चा सा लग रहा है। अब कहेगी ब्लड डोनेट करके आ गया तो फिर थोड़ा सा पतला हो गया। तो चलो वो चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो भैया से थोड़ा सा पहले पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे भैया लोग कहते हैं कि सोशल वेलफेयर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लोगों को जोड़ना इस सब चीज़ों में। तो आप जैसे सिंगल आपने सब स्टार्ट किया होगा, फिर इतनी बड़ी टीम कैसे बनाई, कितने आपके वो खुल गए, जैसे अलग अलग आप बता रहे हो कैंप्स 98 जगह पे भैया ने लगा रखे हैं और बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो आप अपना खुद का बताओ कि कैसे कैसे आपने हल्के हल्के करके टीम को बनाया था। जैसे कि भाई बता रहा था, हम 3 लड़के स्टार्ट हुए थे, मैं, अंश मित्तल और नितिन नामदेव जी। हम 3 लड़के स्टार्ट हुए, तो चलते कारवा इतना बढ़ता चला गया कि पता ही नहीं चला कि 98 ब्लड डोनेशन कैंप कब हो गए, उनमें 5 से 7 हज़ार यूनिट कब कलेक्ट हो गया, 10,000 बंदों को लगभग अब तक हम ब्लड दिलवा भी चुके हैं। और इसी तरह से काफ़िला बढ़ता चला गया और टीम बढ़ती चली गई। आज की डेट में एक्टिव मेंबर्स हमारे नाम लूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बट आज की डेट में 70 मेंबर्स एक्टिव हैं जो हमारे साथ तन मन धन से हमारी एनजीओ के साथ, यूथ फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं कि जो जगह जगह पर ब्लड डोनेशन, अवेयरनेस कैंप, मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। तो अभी कितनी जगह पे लगे हुए हैं भैया, जैसे आपके कैंप्स कितनी जगह पर हैं एक्टिव? सिर्फ सहारनपुर में ही हैं या बाहर भी हैं? सहारनपुर में भी हैं, सहारनपुर से बाहर भी हैं। हाल ही में हमने पौंटा साहिब में 3 कैंप किए हैं, जिसमें 400-500 यूनिट महंत इंद्रेश हॉस्पिटल को दी है। इस्लाम नगर, गंगो, नकुड़, रामनगर, रामपुर, सहारनपुर, सरसावा, यमुनानगर, ऐसी जगह पे हमारे कैंप लगते रहते हैं। तो सबसे पहले तो भैया ये चीज़ बताओ कि इसका फ़ायदा क्या होता है। जैसे कहीं ब्लड डोनेट करते हुए लोग डरते हैं, कहीं जाते नहीं है किसी एज के। वैसे तो ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लोगों को पता है आजकल ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग घर से उठ के नहीं जाते करने के लिए। तो क्या उसका फ़ायदा होता है और किस एज के लोगों को ये एक्चुअल में करना ही करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा दान तो आज की डेट में पैसे का दान भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा दान है रक्तदान, महादान। इससे ऊपर दान कोई भी दान नहीं है। दूसरी बात, आज की डेट में जैसे कि आप लोगों को देख रहे होंगे, हमारा खाना पीना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बहुत ज़्यादा गलत होता जा रहा है। इसके बिहाफ पे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। युवा लड़काओं और युवा जितने भी लड़के हैं, इनको हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं। काफ़ी केसेस ऐसे हम फेस कर रहे हैं। तो ये सब ब्लड डोनेशन करने के फ़ायदे ही हैं। कभी भी आपको कैंसर नहीं होगा। देखो, होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में, बट इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि कैंसर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएंगे, आपका ब्लड प्यूरीफाई रहेगा, आपको खुद को भी एनर्जेटिक फील होगा कि हाँ, हमने ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हमारी बॉडी में कोई खारिश नहीं हो रही, कोई हमारा सिर दर्द नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं हो रहा। इससे भी आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं ब्लड डोनेशन के। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं भाई। तो ब्लड डोनेशन ज़रूर करवाया करो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सबके लिए। किसी भी एज ग्रुप के करवा सकते हैं ना, जैसे 40-50 वाले भी। और उनको कितने टाइम में कराना चाहिए? जैसे यूथ तो थोड़ा ज़्यादा करवा सकते हैं। 18 से 65 साल तक की उम्र में ब्लड डोनेशन हो सकता है। लड़के 3 महीने बाद डोनेट करें और लड़कियां 4 महीने बाद डोनेट करें। ठीक है, कोई भी एज कर सकती है 18 से 65 के बीच में। मेडिकल ना चल रहा हो, उसकी मेडिसिन ना चल रही हो, वो बंदा डोनेट कर सकता है। तो मेडिसिन किस टाइप की होती है? जैसे कौन सी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, या ब्लड से रिलेटेड क्या चीज़ कोई प्रॉब्लम होती है? जैसे कि फीवर वगैरह ना हो, कोई किसी और तरीके की एलर्जिटिक ना हो, कोई दांत की कुछ RCT वगैरह ना कराई हो, इस बीमारियों से दूर रहकर, मतलब 7 दिन तक दूर रहकर इसके बाद आप डोनेट कर सकते हैं।
ठीक है, ओके, फिर अब हम चलते हैं। और आपको जैसे बहुत भैया ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा, तो आपको खुद समझ आएगा कि ये चीज़ तो भाई हमें ज़रूर करनी है। जैसे कि एक फ़िटनेस होती है, फ़िटनेस एक हेल्दी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बंदे की लाइफ में, उसी तरीके से एक चीज़ आज ये भी जोड़ लो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भैया कह रहे हैं जो इतने टाइम से इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, और ज़रूर कराना रक्तदान। तो भाई अभी बाहर आ चुके हैं, अब हम चलते हैं फटाफट से। ये एक बिस्कुट का पैकेट भी मिला हमें, ये भी लेके चलेंगे साथ में, अक्षिता को दे देंगे, अक्षिता खुश हो जाएगी कि बिस्कुट मिला है। जैसे कि भाई अब हम घर आ चुके थे, उसके बाद अब मैंने फटाफट से चेंज कर लिया जो हम ब्लड डोनेट करना था। कई लोग कहते हैं कि जिम नहीं जाना था, भैया भी मना कर रहे थे कि आज मत जाइयो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ ना मस्त, और अपना एक बढ़िया सेक्सी सा वर्कआउट लगा के आता हूँ। चेस्ट का सेशन लगाऊंगा आज, और एक दूसरे जिम में लगाऊंगा। और जैसे आपको पता है कि मेरा जिम बहुत पास ही पड़ता है, तो मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता, तो एक्टिवा वगैरह की नीड नहीं पड़ती, तो इसीलिए मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। तो अभी यहाँ से सीधा वॉक करते हुए पैदल चलेंगे, मतलब 5 मिनट का रास्ता है मुश्किल से। उससे पहले ये एक बहुत सेक्सी सी एल्बम आई है, वो पकड़ानी है सामने। जैसे मैंने एक बार एल्बम पहले अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी की दिखाई थी, 25th एनिवर्सरी जो थी उनकी, वो वाली आई थी। अगर वो नहीं देखी है तो वो मेरे व्लॉगिंग चैनल पर डली हुई है प्रॉपर, तो वहाँ पर चेक कर सकते हो उसको। ये दूसरी एल्बम कौन सी है, ये एल्बम आई है रिचा भाभी की बेटी की, जो मैंने किट्टू के वो दिखाया था ना पहले फंक्शन, जो माता की चौक की हुई थी, इसी पे वीडियो डली हुई है चैनल पे, चेक करो उसको। बहुत सेक्सी वीडियो है वो, फंक्शन बहुत प्यारा था। तो उसकी एल्बम आज आई है काफ़ी टाइम बाद, उसका बर्थडे हो गया लगभग 2-3 महीने, तो आज बन के आ गई। तो अभी हमने तो देख लिया, अब मैं इसको सामने पकड़ाना है सिर्फ, क्योंकि जो भाभी है मेरी बड़ी वाली, उनका जो मायका है वो हमारे घर के बिल्कुल अपोजिट में पड़ता है। पहले मैं यहाँ पर ट्यूशन भी पढ़ने आता था, जब बिल्कुल भाभी की सगाई तय हुई थी एक तरीके से, ध्रुव भैया से जब वो मिली थी, तो उस टाइम पर मैं यहाँ पर स्पेशल उनसे पढ़ने भी आता था। मतलब होता है ना कि थोड़ा मिल लिए पहले, क्योंकि भाभी पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उस टाइम पर मैं मिलने आ जाता था, और साथ में अपने पढ़ाई भी पूरी हो जाती थी। तो ये अभी एल्बम फटाफट से इनको पकड़ा देते हैं, उसके बाद हम अपना जिम चलते हैं पैदल पैदल, और एक चेस्ट का बहुत बढ़िया सा सेशन लगाते हैं। लेट्स गो। घूमते घूमते पैदल पहुंच जाएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। तो ये पहुंच गए हम जिम के अंदर। ये अब तक का इस जिम में आपके लिए पहला वर्कआउट होगा। वैसे मैं बहुत सारे वर्कआउट यहाँ पर 3-4 दिन लगा चुका हूँ, लेकिन आपके लिए पहला वर्कआउट है, तो चेस्ट का ही दिखाऊंगा, क्योंकि चेस्ट की मशीनें थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये जैसे आपको दिख रही होगी, सबसे पहले ये इंक्लाइन बेंच है, इंक्लाइन पे ऐसे प्रेस लगेगा इसमें। ये फ्लैट प्रेस है, वैसे तो बेंच भी लगी हुई है जैसे हम बारबल से नॉर्मल लगाते हैं, लेकिन आज ये वाली वेरिएशन हम ट्राई करने वाले हैं दोनों। बैक की मशीनें बहुत बढ़िया लगी हुई है, जैसे ये रोइंग है, और यहाँ पर टी बार रोइंग लगी हुई है, वहाँ पर आपको लैट पुल डाउन दिख रहा होगा। तो बहुत बढ़िया मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर। भले ही जिम वैसे नॉर्मल छोटा सा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशंस बहुत डिफरेंट है, और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है। मैंने 3-4 दिन यहाँ पर एक्सरसाइज लगाई थी भाई, बहुत मज़ा आया था। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ पर भैया हैं वो बहुत बढ़िया वर्कआउट कराते हैं, मतलब उनकी नॉलेज बहुत हाई लेवल की है। जैसे मैंने पहले जब वर्कआउट किया था, मैं बहुत हैवी पे फोकस करता था, लेकिन भैया ने मुझे मेन मसल माइंड कनेक्शन कैसे बनता है वो सिखाया, लाइट वेट से कैसे बॉडी को और बेटर तरीके से हिट कर सकते हैं वो सिखाया। तो ये सब चीज़ें मैंने भैया से सीखी, और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है वर्कआउट करने में। तो आज मैं लगाने वाला हूँ चेस्ट का वर्कआउट। घर से बनाना खाया है चलते हुए, कॉफ़ी पी ली, तो सीधा चलते हैं अपने वर्कआउट पे वार्म अप करने के बाद। सो वी आर डन विद द वार्म अप। जो चेस्ट का नॉर्मल वार्म अप करते हैं हम, जैसे ट्राइसेप्स को थोड़ा सा खोलना पड़ता है, शोल्डर्स को थोड़ा सा खोलना पड़ता है। ऐसा क्यों? ताकि आपके थोड़े जॉइंट में पेन ना हो, और उसके बाद शोल्डर का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है चेस्ट की मसल में, तो इसीलिए आपको सबसे पहले वार्म अप जरूर करना है। हर एक एक्सरसाइज में आपको पहले बताता हूँ। तो वैसे तो इस हफ्ते की मेरी चेस्ट वर्कआउट हो चुकी है मंडे को, लेकिन अब 5 दिन के बाद और कुछ ढंग का बचा नहीं था, तो सोचा दोबारा एक बार चेस्ट को ट्रेन कर लेते हैं। चेस्ट को आज जो ट्रेन करने वाले हैं थोड़ा सा इंक्लाइन एंगल पर करेंगे, जो अपर चेस्ट होती है, क्योंकि ये मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज़्यादा वीक है मेरी। और जो वीक पार्ट होता है ना, यहाँ पर भैया ने भी मुझे बताया कि जो वीक पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेन करने की कोशिश कर। जैसे लेग्स में अगर हैमस्ट्रिंग वीक है तो हैमस्ट्रिंग को थोड़ा ज़्यादा ट्रेन कर, अपर चेस्ट वीक है तो अपर चेस्ट को लगाने की कोशिश कर। तो आप भी इस चीज़ पे फोकस करना कि जो अच्छा पार्ट है उसको तो ट्रेन करना ही करना है, लेकिन जहाँ पे जो वीक पार्ट है उसको और ज़्यादा ट्रेन करना है, तो उस चीज़ पे फोकस करना है। तो आज हम जो ये लगा रहे हैं इंक्लाइन, इससे शुरू करेंगे। वैसे जनरली जो होता है डंबल से शुरू करते हैं या फिर बारबल प्रेस से शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े वेरिएशंस चेंज होते रहने चाहिए। जैसे कभी कभी लीनिंग का अगर आप वर्कआउट करोगे, श्रेडिंग का करोगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम क्रॉसओवर से शुरू करते हैं। ये सब डिफरेंट सिर्फ वेरिएशंस होते हैं, और मसल को शॉक करने का तरीका होता है कि एकदम आप आए, अगर आप पैटर्न सोच के आए हो घर से कि यही वर्कआउट मुझे करना है, 5 एक्सरसाइज, इतने सेट, तो वो
माइंड को मतलब पता है कि ये घर वहाँ जाते सर यही चीज़ करने वाला है। अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो उसको वो आदत नहीं रहेगी। जो एक्सरसाइज करने वाले हो, जितने रैप पे हिट करने वाले हो, उसको हल्का सा चेंज कर दो। वहाँ पे क्या होगा, शॉक हो जाएगा और माइंड में वो जो पैटर्न बना हुआ है ना वो चेंज हो जाएगा और मसल और ज़्यादा तरीके से हिट हो जाएगी। तो इससे स्टार्ट करेंगे। अभी नॉर्मल वेट से शुरू करते हैं, 4 से 5 एक्सरसाइज लगाएंगे बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद रात को चलेंगे मुदित के घर, जो मैंने आपको दिखाया वो आपका ओमेगल वाला भाई। फिर रात को वहाँ चलेंगे। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch. तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, जैसे कि आप ये सेट मार रहे हो अगर, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा, नीचे तो पूरा स्क्वीज़ करेंगे, लेकिन जब ऊपर लेके जाओगे हाथ को बिल्कुल ना खोलना मत, हल्का सा बेंड रखना और मसल को अपने कंट्रोल में रखना। जैसे अगर मसल है वो आपकी रेस्ट पे नहीं जानी चाहिए। मेन फोकस वो होता है कि अगर आप उसको फ्री छोड़ दोगे तो वो रेस्ट पे चली जाएगी। ऐसी लेग्स में होता है, लेग्स में लेग प्रेस कर रहे हो, बिल्कुल जब हम आगे ले जाते हैं ना तो फ्री पे चली जाती है। ये चीज़ें मुझे भी पता नहीं थी, मैं बहुत हैवी के पीछे भागता था, लेकिन जैसे जैसे हल्के हल्के करके पता चलना शुरू हो रहा है, जैसे एक्सपीरियंस कहते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले मुझे लगता था सिर्फ हैवी वेट से ही सब कुछ होता है, लेकिन हल्के हल्के जैसे जैसे मारना शुरू किया और अपने से बेटर बंदों के साथ रहना शुरू किया, जैसे यहाँ पर भैया हैं, समीर भैया थे, तब पता चलना शुरू हुआ कि मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और लाइट वेट से भी अगर अच्छे तरीके से करा जाए तो वो बहुत बढ़िया मसल बन सकती है, क्योंकि हमारा गेम मेन पावर लिफ्टिंग वाला नहीं है। पावर लिफ्टर्स को बहुत हैवी के पीछे भागना पड़ता है कि स्क्वाट 1 रैप मैक्स मारना है, डेडलिफ्ट 1 रैप मैक्स मारना है। हमारा गेम वो नहीं है, हमें एक लीन एस्थेटिक फिजिक चाहिए। तो उसके लिए अगर हमें सिर्फ मसल को माइंड के साथ कनेक्ट करना है, वो मेन चीज़ है। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. सो हेयर वी आर विद द सेक्सी वर्कआउट एंड द सेक्सी पम्प। चेस्ट के फाइबर प्यारे हो रखे हैं और आज मज़ा आ गया वर्कआउट करके हमें अपना, क्योंकि आज वेरिएशंस बहुत थोड़ी सी डिफरेंट लगाई हमने, इसीलिए। वैसे कई लड़के कहते हैं कि इतनी लीन कैसे रह लेते हो भैया, बहुत ज़्यादा मेरे से पूछते हैं कि आपकी कंडीशन ऐसी कैसी रहती है। भाई कैलोरीज को अगर मेंटेन करके रखोगे तो तुम्हारी कंडीशन रहेगी और एब्स तुम्हारे हमेशा रहा करेंगे, पूरे साल भी मेंटेन हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से तुम्हें बता दूंगा अगर तुम कहोगे वीडियो में कि कैसे मेंटेन रहता है। मेरा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसा रहता है, अगर मैं गेन भी करूँ मसल को तो भी ये मेंटेन हिट रहती है। अब आते हैं अपनी चेस्ट फ्लाई पे। जैसे आपको मैंने बताया था कि मेरे को ये वाला एंगल बहुत बढ़िया लगता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। आज हमारा हैंडल जो है GA वाले से लगाएंगे। इस हैंडल से लगाने का बहुत प्यारा मज़ा आता है, लेकिन ये हर जिम के अंदर अवेलेबल नहीं होता। तो आज इससे लगाएंगे 4 सेट, लगभग 4 से 5 सेट, और बस उसके बाद फिर हम चलते हैं अपना, ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा क्लोज हाथ से अंदर की तरफ कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारी डिक्लाइन हो जाती है। इसमें अलग अलग एंगल लगते हैं, इंक्लाइन का अलग, डिक्लाइन। उसके लिए एक पूरी वीडियो भी मैंने पहले डाली हुई है कि सिर्फ एक केबल फ्लाइज के कौन कौन से एंगल होते हैं और कहाँ कहाँ पे हिट करती है, तो वो वाली वीडियो वहाँ पर चेक कर सकते हो। अभी हम अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं फटाफट से। तो ये आ गया भाई हमारे डॉगी का खाना, और साथ में अंकल जी के लिए दूध। अंकल जी को यहाँ पे मैं दूध डेली पिलाता हूँ, जो कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। क्योंकि यार अब उन्हीं की वजह से हम जैसे यहाँ पर सो पाते हैं रात को आराम से, क्योंकि पूरी रात उनको पहरा करना पड़ता है कि कोई आ ना जाए। जैसे आपने सिपाही देखे होंगे वो वहाँ पर रहते हैं, तो इसीलिए हम अपने घरों में सेफ़ रह पाते हैं। तो इसी वजह से हम अपना आराम से सो पाते हैं, क्योंकि ये सब हमारी रात को रक्षा के लिए ही होते हैं एक तरीके से। जैसे आर्मी वाले वहाँ पर बैठ के रक्षा कर रहे हैं लोगों की, तो उसी के लिए ये आ गया। देखो भागा हुआ हमारा डॉग। आजा बेटा कालू,
तुझे खाना खिलाता हूँ फटाफट से, इसको खाना खिलाता हूँ फटाफट से, फिर अंकल जी को ये दूध दे के और हम निकलते हैं मुदित के घर। उसका भी फ़ोन आ गया, कह रहा फटाफट आ जा कालू, ये ले चल खा ले, चल बेटा खा ले। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दोनों लॉक कर दिए भाई, अंदर का भी और बाहर का भी, क्योंकि मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा तो मम्मी ने कहा था लॉक करके चला जाइयो। एक्टिवा से चलेंगे क्योंकि पास में उसका घर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, 5-7 मिनट का रास्ता है मुश्किल से। और ये साथ में हमने एक ले लिया अपना शेक पीने के लिए, जो हम रात को पी लेंगे। फटाफट पहले अभी थोड़ा सा काम करेंगे चल के, यहाँ से लॉक कर देता हूँ। चल धरनो फटाफट से चलते हैं। क्या मस्त सेक्सी मौसम हो रहा है भाई, बाहर मज़ेदार हवा हो रही है। पहुंच गए भाई के घर, भाई का घर आने वाला है, जैसे कि ग्रीन पार्क में रहता है भाई, दिल्ली रोड के पास हमारा। तो यहाँ पर अभी चलते हैं, लेट तो ज़्यादा हो गया, 1:45 बज रहे हैं रात के, बहुत लेट हो गया आज, क्योंकि जिम से आने में लेट हो गया, फिर उसके बाद टाइम भी बहुत लेट हो गया। घर पे खाना बनाया, डॉग को डाला, खुद खाना खाया, रेडी हुआ, फटाफट से निकला, बहुत टाइम हो गया। पहुँच गए भाई के घर, ये इसकी एक्टिवा खड़ी हुई है, वो भाई की गाड़ी, इसने भी नई गाड़ी ली थी थोड़े टाइम पहले, बहुत बहुत मुबारक हो भाई को। इसकी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और ये इसका भाई का घर आ गया। फटाफट से ऊपर चलते हैं। ये चीज़ बढ़िया है कि बाहर से सीढ़ी लगी हुई है, सीधा यहीं से इसके रूम में घुस जाऊँगा, अंदर जाने का कोई चक्कर ही नहीं मम्मी को परेशान करने का। तो चलते हैं फटाफट से। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर इसके घर पे, और आज रात को मैं यहीं रुकने वाला हूँ। सुबह सुबह जाऊँगा, 4-4:30 बजे के आसपास निकल जाऊँगा लगभग। सुबह वैसे तो देहरादून जाने का प्लान है, लेकिन नींद खुली रही तो जाऊँगा, वरना नहीं, वरना जाके सो जाऊँगा। प्लान तो बनाया हुआ है, क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था कि सुबह आ जाना 5 बजे के आसपास, लेकिन देखेंगे। अभी फिर यहीं पे बैठते हैं आराम से और रात को सो जाएंगे पढ़ के। तब तक के लिए टाटा, अगले ब्लॉग में बाय बाय।